चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे डोंगरगढ़ की, जहां ईडी ने दी है दबिश। राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष के घर छापा। मनोज अग्रवाल के घर ईडी ने दी दबिश। कल ईडी की टीम ने मारा था छापा। तो राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष के घर पर ईडी ने दबिश दी है। डोंगरगढ़ से इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ईडी ने दबिश दी है। राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के घर ईडी ने दबिश दी है। कल भी ईडी की टीम ने यहां छापा मारा था। तो डोंगरगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी ने दबिश दी है। राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष के घर ईडी ने छापा मारा है। मनोज अग्रवाल के घर ईडी की ये दबिश हुई है। इधर 500 करोड़ से अधिक कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में ईडी ने राइस मिलर्स कारोबारी के अलग अलग ठिकानों में दबिश दी। रायपुर और डोंगरगढ़ में ईडी ने छापेमारी की। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के घर सुबह 5 बजे ईडी ने दबिश दी है। ईडी की टीम मनोज अग्रवाल के खमाटी स्थित निवास पर 2 अलग अलग गाड़ियों में पहुंची। टीम जरूरी दस्तावेज खंगाल रही है। जांच में कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। कस्टम मिलिंग घोटाले के मामले में ईडी ने एक बार फिर से अपनी जांच कार्रवाई जो है वो तेज कर दी है। ईडी की टीम ने अलग अलग जगह पर एक बार फिर से दबिश कार्रवाई की है। रायपुर सहित राजनांदगांव में राइस मिलर एसोसिएशन के लोगों के यहाँ ईडी की जो टीम है वो वहां पर दबिश दी है। इसमें बात करें तो राजधानी रायपुर में ईडी ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के निवास पर जो है यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की है। फिलहाल जो तमाम जो अधिकारी हैं वो घर के अंदर हैं। पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रही है। अब तक जो 500 करोड़ रुपए से भी अधिक कस्टम मिलिंग के घोटाले के मामले में ईडी को जो है लेन देन के मामले में बड़ी जो है सूचना मिली थी, जिसके बाद मनोज अग्रवाल के घर जो है वो अब ईडी की टीम ने आज सुबह जो है यहाँ पर छापेमारी की। उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। ईडी की टीम को शक है कि बड़ा लेन देन जो है राइस मिलर एसोसिएशन के द्वारा इस पूरे कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में किया गया, जिसके बाद आज ईडी की टीम ने राजनांदगांव सहित रायपुर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की है। जांच के बाद और कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। तो मोदी 3.0 की शपथ आज है। आपको बता दें, तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। तो शपथ से पहले सदैव अटल पहुंचे हुए थे नरेंद्र मोदी, अटल जी को, जहां उन्होंने नमन किया है। तस्वीरें ये आपको सदैव अटल की। शपथ से पहले सदैव अटल पहुंचे थे मोदी, जहां उन्होंने अटल जी को नमन किया है। इससे पहले वो राजघाट पहुंचे थे, जहां महात्मा गांधी की समाधि को भी इन्होंने नमन किया है। तो नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज शाम शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, समारोह है। उससे पहले वो सबसे पहले राजघाट पहुंचे, जहां महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर उन्होंने नमन किया। उसके बाद सदैव अटल पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अटल जी की समाधि पर भी उन्होंने नमन किया है। इसके बाद आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल भी जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पल्लारी की, जहां एक किसान की बेटी ने नीट की परीक्षा में अपना परचम लहराया। बता दें कि नीलम ने अपने दूसरे प्रयास में 550 अंक अर्जित कर यह मुकाम हासिल किया है। नीलम ने अपने सीमित संसाधनों में ही रहकर कड़ी मेहनत कर यह सफलता पाई है। अपनी इस सफलता पर नीलम का कहना है कि अगर अच्छा मार्गदर्शन मिले तो कड़ी मेहनत कर सफलता पाई जा सकती है। हुए हैं पलारी में, और हमको एक प्रतिभावान छात्रा से मिलाना चाहेंगे जिनका नाम है नीलम वर्मा, जो अभी नीट की एग्जाम क्लियर की है और जो 720 में से 550 अंक हासिल करके मेडिकल की जो सीट है उसमें अब इनको डॉक्टर बनने का सपना इनका पूरा हो रहा है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहेंगे। तो नीलम पहले बताएंगे, आपको यहाँ जब नीट की परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको बताएंगे आपने जो बचपन में जो पढ़ाई की यहाँ पे लोगों को, जो कहाँ से पढ़ाई की? मैंने अपनी मिडिल स्कूल तक की जो पढ़ाई है वो प्राइवेट स्कूल से की है, और हायर सेकेंडरी स्कूल से, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई की है 12th तक। इसके बाद कोचिंग वगैरह की भी तैयारी आपने की होगी, तो कोचिंग की तैयारी कितने साल से की और कहाँ से की? कोचिंग के लिए मैंने सचदेवा यूपीटी कॉलेज से अपनी नीट की तैयारी की है, भिलाई से, जो मैंने 2 साल की है।
इसके बारे में बताएंगे, नीट के लिए आप जब तैयारी कर रही थी तो पढ़ाई के अलावा, मतलब पढ़ाई तो करती होंगी, इसके अलावा आप और क्या क्या करती थी? पढ़ाई के लिए तो सिर्फ मतलब पढ़ाई ही था और सोशल मीडिया तो बिल्कुल यूज नहीं हुआ था। ये बहुत अच्छी बात कही, सोशल मीडिया से दूर रहती थी। बचपन से आपका क्या सपना था कि बड़ी होकर डॉक्टर ही बनना था, कि मम्मी पापा का सपना था? हाँ मतलब पेरेंट्स का ही सपना था, मेनली मेरी मम्मी का सपना था ये कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं। कौन से क्षेत्र में जाना चाहेंगे, मेडिकल लाइन में, जैसे कौन से क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे, विशेषज्ञ के? और मैं डॉक्टर बन के मतलब बाद में गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। तो ये थी पलारी की नीलम वर्मा, जो है इनका कहना है कि जो बड़ी हो गए, मतलब आगे चल के जो गायनोलॉजिस्ट बनना चाहेंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारे साथ नीलम की मम्मी भी है, आइए हम उनसे भी कुछ बात करते हैं। आपको अपनी बेटी की जो सफलता के लिए बधाई, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरी बेटी ने मेरा सपना पूरा किया। तो ये थे नीलम के जो मम्मी पापा, जो पलारी में रहते हैं, एक सामान्य कृषक परिवार से हैं, और जो नीलम की सफलता से बहुत ही खुश है। आईएनएच न्यूज से कुश अग्रवाल, पलारी। इधर एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे सांसद विजय बघेल ने आईएनएच न्यूज से खास बातचीत की है। विजय बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा का साथ दिया है, जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। वहीं 400 पार के नारे पर विजय बघेल ने कहा कि विपक्ष ने हमारे नारे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी हो सके। उन्होंने आगे कहा कि भले ही हम संख्या बल में कम हुए हैं, लेकिन हमारा मनोबल कम नहीं हुआ है। विजय बघेल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के नतीजे देखने को मिलते हुए नजर आए, एक बम्पर जीत कहीं ना कहीं जो है इसे कही जा सकती है, जिस प्रकार के देश के अन्य राज्यों में जो है नतीजे आए। सर, किस प्रकार से इस पूरे नतीजों को आप देख रहे हैं? ये एक अच्छा संकेत छत्तीसगढ़ में है, और जिस तरह मोदी जी की गारंटी विधानसभा के समय भी उस पर लोगों ने विश्वास किया, और जो हमने वहाँ पे संकल्प पत्र के रूप में बनाया था, जिसको नाम दिया था मोदी गारंटी, और उसको बनाने की जिम्मेदारी मुझे मिली थी, ये मेरा सौभाग्य है। उस पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने लगभग 54 सीट देकर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री बने, सरकार बनी, और सरकार बनते ही पहले दिन से ही, शपथ के बाद से ही, जितने भी हमारे संकल्प थे, मोदी की गारंटी थी, उस पर पालन करना शुरू किया। चाहे किसानों के हित की बात हो, चाहे गरीब लोगों की बात हो, चाहे हमारे महिला बहनों की बात हो, वो सिलसिलेवार करना शुरू किए। ये जो लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करना, अपने संकल्पों को पूरा करना, एक बड़ा काम हुआ, और उसके कारण लोकसभा में भी हम 9 थे, तो 10 सीट हम लोग जीत के आए। ये लोगों का विश्वास और प्रगाढ़ हुआ है छत्तीसगढ़ के। सर, विपक्ष के प्रदर्शन को किस तरीके से देखेंगे, और खासतौर पर कांग्रेस की बात करें, वो ये कह रही है कि जनता ने कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की नीतियां थी, केंद्र सरकार की नीतियां थी, उनको जो है नकारा है। ये जो विपक्ष है ना, वो उनके पास कोई न सोच है न समझ है, ये लोग सिर्फ बकवास करते हैं। ये जो विदेशी ताकतों के हथियार बने हुए हैं, हिंदुस्तान कभी ऊंचा ना उठे, हिंदुस्तान का कभी नाम ना हो, हिंदुस्तान हमेशा गरीबी के गर्त में रहे, हिंदुस्तान हमेशा बिखरा रहे, अखंड भारत के निर्माण की बात कभी हो ना, इस तरह की जो विदेशी ताकतें लगी हुए, उसके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। सर, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हुए नजर आएंगे। कल उनका शपथ ग्रहण समारोह भी देखने को मिलता नजर आएगा। कितनी मजबूती आप समझते हैं कि आने वाले समय में देश को मिलती हुई नजर आएंगी? किस तरीके के जो एजेंडे हैं वो अब केंद्र सरकार जो है सेट करती हुई नजर आ सकती है? मैं ये सवाल का जवाब दे चुका हूं अभी आपके पहले सवाल में। शुरुआत हुई है, आगे देखते हैं। और जिस तरह मोदी जी के कार्यों को आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, इस देश ने देखा है, इस विश्व ने देखा है, और आगे बढ़ेगा। और जो संकल्प लेकर चल रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। कथनी और करनी में अंतर भाजपा का नहीं है, एनडीए का नहीं है, मोदी जी का नहीं है, वो देखने को मिलेगा।
इधर छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने का भाजपा का सपना एक बार फिर कोरबा ने तोड़ दिया है। यहां से प्रत्याशी बनाई गई सरोज पांडे को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 43,883 वोटों से कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने हराया। सरोज पांडे की हार में पाली तानाखार का सबसे अहम रोल रहा है, जहां से कांग्रेस को 48,000 वोटों की बढ़त मिली। कोरबा लोकसभा सीट को भाजपा शुरू से ही चुनौती भरा मानकर चल रही थी। यहां केंद्रीय नेतृत्व की पसंद पर पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उनके बाहर से आकर चुनाव लड़ने को मुद्दा बनाया गया, जो उनके खिलाफ गया। वैसे भाजपा ने इस सीट पर अपनी स्थिति मजबूत करने पूरी कोशिश भी की, जिसके चलते केंद्रीय नेताओं की सभाएं हुई, लेकिन इस सीट को कांग्रेस से छीनने में भाजपा को सफलता नहीं मिली। साल 2014 की तरह एक बार फिर भाजपा को एकमात्र सीट होने की कसक रहेगी। तब दुर्ग में सरोज पांडे को हार का सामना करना पड़ा था और ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ के इकलौते कांग्रेस सांसद चुने गए थे। आइए जानते हैं इस बार कोरबा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कैसी रही स्थिति। कोरबा का हिसाब किताब। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में आते हैं 8 विधानसभा क्षेत्र। 6 विधानसभा सीटों पर है भाजपा के विधायक, एक सीट पर कांग्रेस तो दूसरे पर गुंगप्पा के विधायक। 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों में मिली कांग्रेस को लीड। कांग्रेस की सबसे बड़ी लीड पाली तानाखार से 48,078 वोटों की। पाली तानाखार में गुंगप्पा के है विधायक। भाजपा को एकमात्र कोरबा सीट से मिली बढ़त। कोरबा में भाजपा की लीड 50,438 वोटों की रही। कांग्रेस को दूसरी बड़ी लीड मरवाही से 18,268 वोटों की रही। रामपुर से 13,088, भरतपुर सोनहत से 7,166 की लीड रही। मनेंद्रगढ़ से 4,532 और कटघोरा से 1,647 वोटों की बढ़त। बैकुंठपुर से भी कांग्रेस रही 1,024 वोटों से आगे। छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद से ही राज्य में भाजपा का दबदबा रहा है। कांग्रेस कभी 2 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाई है। भाजपा शुरू से ही यहां की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही थी। यहां तक कि पीएम मोदी ने अपनी सभाओं में सभी सीटें जीतने का आह्वान किया था, लेकिन कोरबा संसदीय सीट से 2 मंत्री होने के बावजूद यहां से जीत नहीं मिल सकी। जाहिर है इस हार की समीक्षा भी होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये समीक्षा कब होगी और हार की असली वजह क्या सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। चलिए अब आपको सीधा लेके चलते राजधानी दिल्ली के वॉर मेमोरियल, जहां नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सीधी तस्वीरें वॉर मेमोरियल से, जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, शहीदों को नमन करेंगे। आपको बता दें नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले आज सुबह सबसे पहले वो राजघाट पहुंचे हुए थे। महात्मा गांधी की समाधि पर उन्होंने नमन किया। उसके बाद वो सदैव अटल पहुंचे, जहां अटल जी की समाधि पर उन्होंने नमन किया। अब उसके बाद वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं, जहां वो शहीदों को नमन करेंगे। तो सीधी तस्वीरें वॉर मेमोरियल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, शहीदों को नमन करते हुए नजर आएंगे। तो आज शाम को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले वो आज सुबह राजधानी दिल्ली में पहुंचे हुए थे। समाधि स्थल पर उन्होंने महात्मा गांधी राजघाट पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर नमन किया, समाधि को नमन किया। उसके बाद वो सदैव अटल पहुंचे, जहां अटल जी की समाधि पर उन्होंने नमन किया। अब ये वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, वीर शहीदों को नमन कर रहे हैं। तो वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, उन शहीदों को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शपथ से पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें ये हम आपको वहां से दिखा रहे हैं।
तो वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए थे नरेंद्र मोदी, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। चलिए अब रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां मंत्रियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू होने वाला है। दिल्ली से लौटते ही सीएम साय करेंगे रिव्यू। 6 माह के कामकाज की होगी समीक्षा। एक एक विभाग के कामकाज की समीक्षा करेंगे सीएम साय। तो 6 महीने के कामकाज की अब मंत्रियों की समीक्षा होगी। एक विभाग की, यानी हर एक विभाग के कामकाज की समीक्षा खुद सीएम विष्णुदेव साय करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां अपनी ही पार्टी पर फिर बरसे हैं कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह। केंद्र नेतृत्व को बताया है दिशाहीन। जीतू पटवारी के सोशल मीडिया पोस्ट पर दी अपनी प्रतिक्रिया। जीतू पटवारी ने सीडब्ल्यूसी बैठक को लेकर किया था पोस्ट। सोनिया खड़गे, राहुल गांधी के मार्गदर्शन पर किया था पोस्ट। लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, तुम अध्यक्ष हो, अपने पैरों पर कब खड़े होगे या मार्गदर्शन ही लेते रहोगे। ऐसा लक्ष्मण सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा कि जिनको अपने मार्ग का पता नहीं, वो तुम्हें क्या मार्गदर्शन देंगे। पोस्ट है लक्ष्मण सिंह का। जीतू पटवारी के पोस्ट के बाद लक्ष्मण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने। तो अपनी ही पार्टी पर फिर बरसे हैं कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह। और राजधानी भोपाल से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का बढ़ेगा कद। दिल्ली में मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला हुआ तय। मध्य प्रदेश को मिल सकते हैं 4 मंत्री। सूत्रों की हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सिंधिया और शिवराज किए जा सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। मंत्री पद की दौड़ में हिमाद्री सिंह का भी है नाम। आदिवासी महिला सांसद है हिमाद्री सिंह। बता दें कि फग्गन सिंह कुलस्ते का कट सकता है पत्ता। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बढ़ेगा कार्यकाल। मध्य प्रदेश से 2 नए चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, सूत्रों के हवाले से लेकिन ये खबर हालांकि निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कुनबा बढ़ने वाला है। मंत्रिमंडल की बात करें, मोदी मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो 4 मंत्री के नाम सामने आ रहे हैं। सिंधिया, शिवराज और वीडी शर्मा के नामों पर तो पहले से भी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब हिमाद्री सिंह का भी नाम पे चर्चा हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो है अब फार्मूला पूरी तरह तैयार हो गया है। आज शाम को ही जो है शपथ ग्रहण है पीएम मोदी का, और उसके साथ ही जो मंत्री शपथ लेंगे। इनमें अगर तय नामों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 2 नाम जो है पूरी तरह से तय हो गए हैं और बेहतर कद के कैबिनेट मंत्री ये बनाए जाएंगे। लेकिन 2 राज्य मंत्री भी मध्य प्रदेश को मिलेंगे और इन 2 राज्य मंत्रियों में संभावना ये जताई जा रही है कि एक नाम हिमाद्री सिंह का होगा। हिमाद्री सिंह जो है, हम आपको बता दें, शहडोल लोकसभा से सांसद हैं, दूसरी बार की सांसद हैं, लेकिन साथ में उनका कद या उनका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि महिला होने के साथ साथ वो आदिवासी चेहरा भी हैं, और यही कारण है कि हिमाद्री सिंह की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं वीडी शर्मा के नाम की बहुत चर्चाएं रही हैं, लेकिन थोड़े से कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनका कार्यकाल अभी बढ़ाया जाएगा बतौर अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में कुछ विधानसभा सीटों पर अभी उपचुनाव होने हैं, तब तक के वीडी शर्मा जो है प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह का फार्मूला तैयार है। हालांकि चौथे चेहरे को संदर्भ में कहा जाना मुश्किल है, लेकिन माना ये जा रहा है कि किसी एक राज्यसभा सदस्य को भी मंत्री मध्य प्रदेश से बनाया जा सकता है। तो इस तरह का जो है पूरा की पूरा जो है मध्य प्रदेश से 4 चेहरों को मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं बन रही हैं। इनमें से 2 नाम बिल्कुल स्पष्ट हैं, 2 नामों को लेकर अभी से संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अनुराग बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।